हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो करेंगे। इस लेक्चर का ये रहेगा कि हम आपको बेसिकली स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो यूपीएससी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, इसकी स्ट्रेटजी के बारे में हम आज एक टॉक करेंगे। ठीक है, तो आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो आप उसके फ़ोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अभी आप सामने नहीं है, तो सामने होते तो मैं अभी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग अब हो सकती थी, लेकिन अब फ़ोन या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। राइट, तो यह है यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ठीक है जी, थोड़ा देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम जो था ये ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था इंडिया में। राइट, पहले क्या रहता था कि जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट्स होती थी वर्ल्ड में, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं, वो पैट्रोनेज पे चलती थी। पैट्रोनेज मीन्स यूएस में क्या होता था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जीत कर सामने आई तो उसके जो सगे संबंधी हैं उसने जितनी भी सिविल सर्विसेज की पोस्ट हैं वो अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को दे देती थी। कौन? पॉलिटिकल पार्टी। राइट, इसको बोलते थे पैट्रोनेज सिस्टम। ठीक है, यूके में भी ऐसा ही सिस्टम था, वहाँ पे भी अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को पोस्ट्स जो थी वो दे दी जाती थी। कोई भी एग्जामिनेशन ना यूके में होता था, ना यूएस में होता था, ना फ्रांस में होता था, ना इंडिया में होता था। ठीक है, तो सबसे पहले ये यूके ने स्टार्ट किया, लेकिन वो उसने अपने कंट्री में स्टार्ट नहीं किया, उसकी जो कॉलोनी थी इंडिया, यहाँ पर स्टार्ट किया 1853 में। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो लेना था सिविल सर्विस एग्ज़ाम, ये स्टार्ट किया 1853 में। इसका नाम था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। आज जिसका नाम आईएएस वो हो गया। ठीक है, पहले था आईसीएस, अब आईएएस है। ठीक है, तो ये इंडिया में स्टार्ट किया था, उसके कुछ सालों के बाद ही यूके में भी इन्होंने स्टार्ट किया था। अब इंडिया में क्यों स्टार्ट किया? सो दैट वो पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि अगर इंडिया में सक्सेसफुल रहेगा तो हम यूके में भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो ये तो होगी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम की। कि पहले पैट्रोनेज सिस्टम होता था, फिर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया तो इंडिया में पहले हुआ, फिर यूके में हुआ, फिर यूएस में, फिर बाकी कंट्रीज में भी ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसको बेसिकली बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कि जितनी भी गवर्नमेंट की पोस्ट्स रहती हैं वो ऑफिसर्स ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, ऑफिसर्स ऑक्यूपाई करते हैं। ये ऑफिसर्स जो है ये टेक्निकली क्वालिफाइड रहते हैं। राइट, अब आप कहोगे कि सिविल सर्विस एग्जाम आपने दिया तो जनरल स्टडीज़ था, उसमें ऑप्शनल था, तो टेक्निकली क्वालिफाइड आप कैसे हुए? तो टेक्निकली क्वालिफाइड आप ऐसे हुए कि ये एग्ज़ाम खुद में ही एक टेक्निकलिटी है, क्योंकि सबसे पहले इसमें आप प्रीलिम्स दोगे, फिर मेंस दोगे और फिर इंटरव्यू दोगे। तो आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो, हालांकि ये इतना टेक्निकल नहीं है जैसे कि इंजीनियरिंग या मेडिसिन का एग्ज़ाम होता है, बट स्टिल ब्यूरोक्रेसी के एंगल से ये टेक्निकल है। जैसे मेडिसिन में क्या चाहिए, मेडिसिन के एग्ज़ाम में क्या चाहिए? आपकी मेडिकल की नॉलेज। इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग की नॉलेज चाहिए। लेकिन यूपीएससी की के आप यूपीएससी को छोड़ो, आप अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो ऑफिसर के लिए क्या क्वालिटी चाहिए वो इस एग्ज़ाम में डिवेलप होती है। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया का ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप इंडिया के ऑफिसर में डीसी की चेयर पे बैठे हो, डिप्टी कमिश्नर की चेयर पे बैठे हो। अब आपको क्या आना चाहिए? डीसी को क्या कुछ आना चाहिए? आप सोचो, आप खुद को आंसर दो, फिर मैं बताऊंगा। आप सोचो कि आप डीसी हो तो आपसे कोई क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए? क्या आपको इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए, या मेडिकल की नॉलेज होनी चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए? आपने कहा एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज जो आपको मिलेगी वो आपको ऑफिसर, जब आप यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाओगे
यूपीएससी में जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा, फिर जो आपकी मसूरी में ट्रेनिंग होगी वहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज दी जाएगी कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन करनी कैसे है। वो 2 साल की जो ट्रेनिंग होगी वहाँ पे वो नॉलेज आपको दी जाएगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज आपको वहाँ से मिलेगी। तो और क्या एक्सपेक्टेड है एक डीसी से? वेल एजुकेटेड पर्सन। वो वेल एजुकेटेड आप कैसे बनोगे? बाय पासिंग दिस एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। बाय पासिंग दिस एग्जाम यू बिकम अ वेल एजुकेटेड पर्सन। अब आप बोलोगे ऐसे भी तो वेल एजुकेटेड लोग होते हैं जो एग्जाम को पास नहीं करते, तो उनको क्यों नहीं डीसी बना देते? देखो, जिसके 70%, 75% या 80%, 90% मार्क्स आते हैं वो वेल एजुकेटेड ही कहेंगे हमसे, ठीक है। 80% से अबव हम वेल एजुकेटेड ही कहेंगे। लेकिन ऐसे तो 80% लेने वाले लाखों करोड़ों हैं लोग इंडिया में, तो सबको हम एडमिनिस्ट्रेशन में ला नहीं सकते, ठीक है। तभी हमने ये एग्ज़ाम रखा है, क्योंकि एग्ज़ाम की हर साल जो पोस्ट आती है वो 700 से 800 के बीच में होती है, या कभी कभी 900 भी होती है, ठीक है। तो 900 बंदे को ही पोस्ट देनी है, और डिस्टिंक्शन होल्डर्स, पोजीशन होल्डर्स तो बहुत सारे हैं पूरे इंडिया की। अगर हम बात करें तो कितने लाखों में ग्रेजुएट्स होते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये एग्ज़ाम रखते हैं, और दैट इज़ वाई हम प्रीलिम्स में पहले स्क्रीनिंग करते हैं, फिर मेंस में हम सब्जेक्टिव टाइप पेपर लेते हैं, और लास्ट में पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं कि पर्सनैलिटी भी देखी जाती है, आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी। हालांकि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग उतनी मिलिट्री लेवल पे नहीं होती इंडिया में जैसे कि यूपीएससी में, बट स्टिल साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस को एक आधा बीच में होता है, ताकि आपका पता चल सके कि आपका बेंट ऑफ माइंड कैसा है, ठीक है। आप रेडिकल तो नहीं हो, रेडिकल यानी एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं हो। एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल लोग वो होते हैं कि जो एकदम डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ मैंने ये जॉब अब छोड़ देनी है, रिजाइन कर देना है, ठीक है। वो रेडिकल होते हैं, वो एकदम से माइंड बना लेते हैं, मैंने ये आज सोच लिया, बस मैंने ये करना ही करना, मैं रिजाइन कर देना है। अगर गवर्नमेंट ऐसे लोगों को रख लेगी तो हर साल 10-20 लोग रिजाइन कर देंगे, तो उसका गवर्नमेंट को फायदा नहीं। इसलिए गवर्नमेंट वैसे लोगों को रखती नहीं है, इंटरव्यू में ही फेल कर देती है, पता चल जाता है उनको इंटरव्यू से। और इस चीज़ का पता तो मेंस के आंसर में ही लग जाता है। तो मेंस के क्वेश्चन तभी वैसे ही बनाए जाते हैं, फ्रेम ही वैसे किए जाते हैं कि अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट बंदा बैठा है एग्जामिनेशन सेंटर में, वो उसका पहले ही पता चल जाता है कि वो आंसर कैसे लिख रहा है, उसके आंसर राइटिंग से ही पता चलता है। उसके आंसर बैलेंस नहीं होंगे, उनमें बैलेंसिंग नहीं होगी, उसकी जजमेंट बैलेंस्ड नहीं होगी, वो एक तरफ जा रहा होगा, अगेंस्ट द गवर्नमेंट जा रहा होगा, या टू द गवर्नमेंट जा रहा होगा। ज़्यादा अगेंस्ट भी गवर्नमेंट के नहीं जाना होता, और ज़्यादा टू द गवर्नमेंट भी नहीं जाना होता। अगर ज़्यादा फॉर द गवर्नमेंट जाओगे तो ये झलकेगा कि आप जो है वो गवर्नमेंट की साइकोफेंट हो, साइकोफेंसी कर रहे हो, ठीक है, वो भी गलत है। और ज़्यादा अगर अगेंस्ट जाओगे तो वो तो बिल्कुल ही गलत है, इसका मतलब आप ब्यूरोक्रेट बन के भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलोगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम इंडिया में अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया 1947 से। पहले इसको आईसीएस बोला जाता था, 1947 के बाद इसको आईएएस बोला जाने लगा, और इसके अंदर बड़ी सारी सर्विसेज हमने ऐड कर दी, ठीक है। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के अंदर हमने और बड़ी सारी सर्विसेज ऐड कर दी, 21-22 सर्विसेज हैं इसके अंदर, जिसमें आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये टॉप पे है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी आ जाएगी इसके अंदर, देन इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस, ठीक है। और भी बहुत सारी सर्विसेज इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी की सर्विसेज दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। ग्रुप बी की जो लास्ट वाली सर्विस है वो तो बिल्कुल बेकार है, ग्रुप ए की सर्विसेज ही अच्छी मानी जाती है, राइट। अब इसमें एक होता है कार्डर सिस्टम। क्या सिस्टम? कार्डर सिस्टम। ये कार्डर सिस्टम क्या है? आप जब आईएएस पास कर लेते हो तो ये श्योरिटी नहीं होती है कि आपको स्टेट कौन सी मिलेगी, कोई श्योरिटी नहीं होती है कि आपको स्टेट कौन सी मिलेगी, राइट। चाहे आप टॉपर क्यों ना हो, तब भी ये श्योरिटी नहीं होती है कि आपको स्टेट कौन सी मिलेगी। जब आप मेंस का फॉर्म भरते हो तो एक कॉलम होता है, उसमें लिखा रहता है कि इफ़ सिलेक्टेड यू विल लाइक टू ज्वाइन विच स्टेट। तो ज़्यादातर उसमें लोग होम स्टेट लिखते हैं, 2-3 स्टेट्स लिखने का ऑप्शन होता है, होम स्टेट के बाद कोई और स्टेट, कोई उसके बाद कोई और स्टेट, ठीक है। तो अगर तो आपका रैंक फर्स्ट 20 में है, आपको तो होम स्टेट
का चांस होता है 80-90% मिल जाती है, प्रोवाइडेड अगर आपकी होम स्टेट में वैकेंसी भी होनी चाहिए आईएएस की। सपोज करो एक पर्टिकुलर साल में आईएएस की वैकेंसी ही नहीं है आपकी होम स्टेट में, आप फर्स्ट रैंक भी ले लो तब भी आपको होम स्टेट में आईएएस नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि होम स्टेट में वैकेंसी नहीं है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कुछ वैकेंसीज हर साल हर स्टेट में होती ही होती हैं, कम ज़्यादा हो सकती है। किसी साल आईएएस की 10 वैकेंसीज होती हैं एक स्टेट में, और किसी साल आईएएस की 40 वैकेंसीज होती हैं एक स्टेट में। ठीक है, अब हमारी जेके बन गई है यूनियन टेरिटरी, तो इसका एक अलग कार्डर है, इसको बोलते हैं आसाम, मेघालय एंड यूनियन टेरिटरी कार्डर। ठीक है, हाँ इसमें गोवा भी आ जाएगा, आसाम मेघालय AG आसाम, गोवा, मेघालय, यूटी, AGMUT मिजोरम भी आएगा इसमें। ठीक है, AGMUT कार्डर। ठीक है, आसाम, गोवा, मेघालय एंड दिस यूनियन टेरिटरी, मेघालय या मिजोरम है, मेरे को कंफर्म नहीं है, यूनियन टेरिटरी कार्डर। तो ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं और सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज। अगर आपका नंबर इसमें आ जाता है, ठीक है, तो अगर आपका नंबर मीन्स आपको आप भरते हो कि AGMUT कार्डर, क्योंकि अब तो J&K यूनियन टेरिटरी बन गया, तो यूनियन टेरिटरी कार्डर में आपने भर दिया, तो अब आपने भरा कि माई फर्स्ट प्रेफरेंस इफ सिलेक्टेड विल बी AGMUT कार्डर। तो अगर आप इस कार्डर में आ जाते हो, अगर आपका रैंक अच्छा आ जाता है, पहले 50 में 40 में आ जाता है, तो अगर आप इसमें फॉल कर जाते हो तो आपको गोवा में भी पोस्टिंग हो सकती है, इंडिया की किसी भी यूनियन टेरिटरी में पोस्टिंग हो सकती है, जैसे चंडीगढ़ में भी हो सकती है, J&K में भी हो सकती है, लद्दाख में भी हो सकती है, अंडमान निकोबार में भी हो सकती है, लक्षद्वीप में भी हो सकती है, असम और गोवा में भी हो सकती है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी कार्डर है। पहले हमारी J&K स्टेट थी तो J&K में ही हो सकती थी, अब पूरे AGMUT में हो सकती है, और ये बड़ा अच्छा कार्डर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दिल्ली आता है, इसके अंदर दिल्ली आता है। ठीक है, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी तो है, हालांकि वो स्टेट है, हमारी तरह ही स्टेट है वो बेसिकली। दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसको स्टेटहुड मिला हुआ है। ठीक है, वो एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसको स्टेटहुड मिला हुआ है, उसको फुल स्टेटहुड नहीं मिला है, उसको पार्शियल स्टेटहुड मिला है। पुलिस की पावर दिल्ली के पास, CM के पास नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री के पास है। ठीक है, तो AGMUT कार्डर के अंदर दिल्ली भी आता है, चंडीगढ़ भी आता है, और बाकी यूनियन टेरिटरीज भी आती है, गोवा भी आता है। अब दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, ये तो बड़े अच्छी यूनियन टेरिटरीज मानी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद J&K भी आ जाएगा। ठीक है, और बाकी अंडमान भी आ जाएगा। ठीक है, अंडमान भी अपना वाइल्ड लाइफ वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी वगैरह काफ़ी है वहाँ पे। बेसिकली ये बहुत अच्छा कार्डर माना जाता है। किरण बेदी का यही कार्डर था AGMUT। जितने भी आप IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर अच्छे देखोगे ना, उनका यही कार्डर होता है। क्यों? क्योंकि उनकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है, और दिल्ली में पोस्टिंग होने की वजह से वो बड़े पॉपुलर हो जाते हैं। किसी एक केरला में आप IPS हो या IAS हो, उसका इतना महत्व नहीं है जितना कि दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में लोगे तो आपको हाई प्रोफाइल केसेस भी मिलेंगे। अगर आप CBI में चले जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप जब दिल्ली में रहते हो तो आपकी होम मिनिस्ट्री के अंदर अच्छी जान पहचान बन जाती है, क्योंकि जो अब दिल्ली में रहोगे तो होम मिनिस्ट्री के साथ तो तालमेल रहेगा ही, और होम मिनिस्ट्री वाले आपको कभी भी CBI में डाल सकते हैं। तो अगर आप CBI में कुछ भी बन जाओ, जॉइंट डायरेक्टर बन जाओ, कुछ भी डायरेक्टर तो लास्ट में बनते हैं जॉइंट डायरेक्टर, कुछ भी असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ भी बन जाओ, तो आपको अच्छे हाई प्रोफाइल केसेस भी मिल सकते हैं, और आपको और भी अच्छी एजेंसीज में जॉब मिल सकती है, जैसे IB में मिल सकती है, RA में मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे लोग प्रोबेशन पे जाते हैं, CBI में, RA में, ठीक है, IB में, यहाँ पे प्रोबेशन पे जाते हैं लोग। ठीक है, प्रोबेशन मीन्स यहाँ सर्विस करके उसके बाद वापस अपने कार्डर में आ जाना होता है, AGMUT में वापस आ जाना होता है। ठीक है ना, ऐसे इसको प्रोबेशन बोलते हैं, ये आगे जाके देखेंगे हम। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा था कार्डर सिस्टम की। तो ये सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर कार्डर सिस्टम रहता है, वो
जैसे कोई अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से और वैकेंसीज के हिसाब से एक पर्टिकुलर ईयर में वो मिलता है, ठीक है। तो ये कितना टफ है, यूपीएससी का एग्ज़ाम कितना टफ है आईएएस का। बेसिकली ये टफ आप सोच रहे हो कि सर कितना तेज़ बोल रहे, तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो की लेंथ है वो मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता, ज़्यादा कंटेंट देना चाहता हूँ छोटे वीडियो के अंदर ही। अगर मैं बिल्कुल स्लो बोलूँगा तो वीडियो में लेंथ बड़ी हो जाएगी और कंटेंट छोटा रहेगा। लेकिन जब क्लास ऑफलाइन क्लास होती है तो हम आराम से ही पढ़ाते हैं, ज़्यादा फास्ट तो तब नहीं बोलते और बच्चे भी पूछते रहते हैं आराम से, ठीक है। इसलिए आप नेक्स्ट में बोल रहा था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम टफ है या आसान है। देखो, जो बहुत इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो कभी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते, करते हैं, ठीक है, करते हैं, बट ज़्यादातर आप अगर 60% देखोगे ना, कौन से लोग हैं यूपीएससी के अंदर जो आईएएस आईपीएस बनते हैं वो यूपी बिहारी हैं, ठीक है, ना कि आईआईटीएम्स एंड एम्स के डॉक्टर वगैरह। कम हैं, हालांकि देते वो भी हैं, कुछ देते हैं, सारे नहीं देते वो, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे आपको एवरेज स्टूडेंट दिखेगा। उसका रीज़न ये है कि जो स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट होता है ना बच्चा, 11th 12th में 10th में पोजीशन होल्डर, वो बाद में जाकर थोड़ा स्लो हो जाता है, और जो स्टार्टिंग में स्लो रहता है ना वो बाद में जाकर तेज हो जाता है। ये एक ये देखा गया है, ठीक है। जिसको स्टार्टिंग से कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए होते हैं वो यूपीएससी क्लियर करके ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने अच्छे मार्क्स यूपीएससी क्लियर कर लिया। यूपी बिहारी तभी कर लेते हैं क्लियर बिकॉज एक तो दूसरा फैक्टर भी ये होता है कि नेबरहुड, उनका नेबरहुड में ऑलरेडी बहुत सारे अपना आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर होते हैं, इसलिए उनका कंपटीशन जाग जाता है। तीसरा ये भी फैक्टर है कि हिंदी मीडियम भी काफ़ी ज़्यादा वो लेते हैं और हिंदी मीडियम में वो क्रैक करते हैं। चौथा फैक्टर ये भी है कि वो मोटिवेटेड भी बहुत होते हैं। मोटिवेशन कहाँ से आती है? दूसरों को देख के। जब आपके मोहल्ले में 4 लोग आईएएस बन जाते हैं ना तो आपको खुद मोटिवेशन आएगी। जब आपके मोहल्ले में ही कभी कोई बना नहीं, आपके सिटी में ही कोई बना नहीं, आपको कभी मोटिवेशन नहीं आएगी। लेकिन जब आपके साथ के घर वाला कोई कर जाता है आईएएस तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाती है, आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, ठीक है ना। तो कुछ बड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं, तो इसलिए एवरेज स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा चांस है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, ठीक है। ये ज़्यादा टेक्निकल एग्ज़ाम नहीं है, जैसे कि आप आईआईटी का एग्ज़ाम देखते हो बहुत टेक्निकल होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का एग्ज़ाम देते हो, वो भी बहुत टेक्निकल है, वहाँ पे अकाउंट्स के बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जीमैट का एग्ज़ाम देते हो जो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जब होता है, कंप्यूटर पे होता है, वो भी बड़ा टेक्निकल एग्ज़ाम माना जाता है। ये एग्ज़ाम इतना टेक्निकल नहीं है। यहाँ पे प्रीलिम्स में 2 पेपर्स हैं, देयर आर 2 पेपर्स इन प्रीलिम्स, सीसैट एंड जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में आपको बेसिकली 7 सब्जेक्ट्स आप मान के चलिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैं लिख ही देता हूँ, अब हिस्ट्री, ये प्रीलिम्स की बात हो रही है, ठीक है, प्री की। ज्योग्राफी, हिस्ट्री इंडिया की, ज्योग्राफी वर्ल्ड की भी और इंडिया की भी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। 4th है इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है ना। 5th है करंट अफेयर्स। 6th है साइंस, जिसके अंदर साइंस एंड टेक भी आ जाएगा, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट हो गया और साइंस एंड टेक हो गया, और 7th है इन्वायरमेंट। ये 7 कंपोनेंट्स मिलाकर आपका जनरल स्टडीज बनता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, नेगेटिव मार्किंग होती है, और 100 क्वेश्चंस आते हैं, और जो बच्चा कोई 65 क्वेश्चंस राइट कर देता है, सही कर देता है, 65+ क्वेश्चन सही कर देता है, बट इसमें मैं नेगेटिव वाले नहीं रख रहा हूँ। 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए विदाउट एनी रॉन्ग्स, विदाउट एनी रॉन्ग्स।
कहने का मतलब ये, अगर आप 75 to 80 क्वेश्चंस राइट करते हो और कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी करते हो, तब भी आप इन हो सकते हो। रॉन्ग क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 8-10 ही होने चाहिए। या तो आप ये स्ट्रेटेजी बनाओ कि मैं 80 क्वेश्चंस करूंगा, टच करूंगा, उनमें से 10 गलत भी हो सकते हैं, ठीक है ना। या तो ये स्ट्रेटेजी रखो, या ये रखो कि मैं 65 करूंगा और सारे के सारे ही मेरे सही होंगे, मेरे को 100% श्योरिटी होगी, और जो जिसके ऊपर डाउट है उसको टच ही नहीं करूंगा। ये दोनों स्ट्रेटेजीज आप फॉलो कर सकते हो, दोनों में से कोई एक। सॉरी, कुल मिला के ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि 65+ क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए, ठीक है। और रही बात सी सेट की, जो कि अलग पेपर है, उसमें आपको इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश ग्रामर, देन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें आपको यू नीड 33% मार्क्स ओनली टू पास इट। यू नीड ओनली 33% मार्क्स टू पास सी सेट, ठीक है। वो इतना टफ नहीं है, क्योंकि 33% बच्चा ले ही लेता है। बट एक मैं बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि वहाँ पे 33% भी लेने टफ हो जाते हैं कईयों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता, और वहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन बड़ी ज़बरदस्त आती है, हाई लेवल की आती है, वो न्यूज़पेपर से ही आती है, और वो भी हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर से, और वो उसको कईयों को तो समझ ही नहीं आता क्या लिखा है, ठीक है। तो ये सोच के जाना कि 33% है तो मैं तो कर ही लूँगा, नहीं, उसके लिए भी आपको 1-2-3 महीने लगाने पड़ेंगे, ठीक है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। वहाँ पे आपको थोड़ा सा 9-10 का मैथ्स भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से आनी चाहिए, 8-10 पैराग्राफ्स होते हैं कॉम्प्रीहेंशन के वहाँ पे, ठीक है, और उसके थोड़ी रीजनिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। सी सेट की बात यहीं तक करेंगे। मेन है आपका जनरल स्टडीज़, जिसमें ज़्यादातर लोग, कईयों को तो ऐसे होते हैं कि कईयों को 25 क्वेश्चन भी आते नहीं हैं जीएस के पेपर में, तैयारी करके जाते हैं वो, लेकिन वहाँ पे 25-30 क्वेश्चन ही सही आते हैं उनको। ज़्यादातर तो ऐसे होते हैं, तैयारी की होती है, लेकिन उनकी तैयारी जो होती है वो नॉर्मल सी रहती है, पूरा 1 साल उन्होंने लगाया नहीं होता पढ़ाई को। जो बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, बहुत जान लगा के जाते हैं, बहुत मेहनत करके जाते हैं, वही 65 क्वेश्चन सही कर पाते हैं वहाँ पे। आप सोचते हो कि मेंस ही मेंस है इस एग्ज़ाम में, बिल्कुल मेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी आप मेंस दे पाओगे। अगर आपने तैयारी सारी मेंस की कर ली है और प्रीलिम्स को ऑब्जेक्टिव सॉल्व ही नहीं किए और प्रीलिम्स को देखा भी नहीं, तो हो सकता है कि मेंस की तैयारी आपकी वहीं की वहीं रह जाए, वो प्रीलिम्स ही क्लियर ना हो, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए प्रेपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपका प्रीलिम्स भी क्लियर हो और मेंस भी क्लियर हो। ये भी ना हो कि प्रीलिम्स तो हर बार क्लियर हो जाए लेकिन मेंस क्लियर ही ना हो किसी भी टाइम। इसलिए हमारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमारा प्री भी क्लियर हो और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमारा मेंस भी क्लियर हो, ठीक है, और इंटरव्यू भी, ठीक है। तो इसी के बारे में मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि कैसे करना है हमें, ठीक है। तो ये मैंने बताया, ये हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं। अब मैं तो एक जनरल आपको बता देता हूँ कि प्रीलिम्स में, इसके बाद मैं मेंस के ऊपर आ जाऊँगा कि प्रीलिम्स में हमें कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। हमने बात की हिस्ट्री की, तो आप इसमें से एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में आप लगाओ 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन इसमें दोनों में से आएंगे, और तीसरी है मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें आपको कोई 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री में से आएंगे। सिलेबस एंशिएंट का, मेडिवल का और मॉडर्न का बराबर है तीनों का, लेकिन वेटेज देख लो, 2 क्वेश्चन एंशिएंट से, 2 क्वेश्चन मेडिवल से और 15 क्वेश्चन मॉडर्न से आते हैं ज़्यादातर। इसलिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एंशिएंट मेडिवल आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ मॉडर्न करके जाओ एग्जाम में। बेशक आपको एंशिएंट और मेडिवल के 4 क्वेश्चंस छूटेंगे, आपसे नहीं होंगे, आप उनको स्किप कर दो, एग्जाम में भी छोड़ दो, लेकिन आपका 1 महीना 2 महीने जो आपने एंशिएंट और मेडिवल को लगाने थे वो बच जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि आपने एंशिएंट मेडिवल पढ़ी हो और जो 2-2 क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं वो आपको तब भी ना आए, क्योंकि एंशिएंट मेडिवल टफ है। मॉडर्न इजी है और उसमें से आप 15 में से एटलीस्ट 12-13 क्वेश्चन तो करेक्ट कर ही दोगे आराम से, क्योंकि वो इजी भी है। एक तो ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई हिस्ट्री को कैसे टैकल करना है, ठीक है।
तो नेक्स्ट आ जाता है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी एक ऐसी सेक्शन है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बिकॉज एक ये जो ज्योग्राफी है ये इकोनॉमी से ओवरलैप भी करती है। इकोनॉमी में और ज्योग्राफी में कॉमन एरियाज भी हैं जिसको हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोलते हैं। दैट इज़ वाई कुछ क्वेश्चंस का हमें समझ नहीं आता कि ये इकोनॉमी का है या ज्योग्राफी का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि जी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ पाई जाती है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ पाई जाती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर सॉइल, रेड सॉइल कहाँ होती है, ठीक है। या फिर हम कह देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन। तो आप ये क्वेश्चंस आपको जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे तब भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे वहाँ पे भी आपको, तो कॉमन एरिया है, इसलिए ज्योग्राफी में से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, क्या आ रहे हैं। अब वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी में से अगर हम टोटल मिलाएं तो आपको 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं इस वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में से। इस 25 क्वेश्चंस के अंदर में से आपको 15 क्वेश्चंस जो हैं वो इंडियन ज्योग्राफी में से मिलेंगे और बाकी के 10 क्वेश्चंस आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में से मिलेंगे। ये परसेंटेज बता रहा हूँ मैं आपको। वर्ल्ड के हमेशा कम रहते हैं, इंडियन के हमेशा ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चंस, राइट। वर्ल्ड में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं? वर्ल्ड में जैसे वेदर, क्लाइमेट, सॉइल्स, ठीक है, टोपोग्राफी, देन एक आधा क्वेश्चन मैप के ऊपर कभी आता है कभी नहीं आता, पता होना चाहिए। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर है, थोड़े इस टाइप के क्वेश्चंस वर्ल्ड में। क्लाइमेटोलॉजी, अर्थक्वेक्स, ठीक है, वॉल्केनोज, ठीक है, अपना रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है, ओशंस के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कौन सा कॉन्टिनेंट, ठीक है। और जैसे प्लैनेट्स के ऊपर कुछ हो गया कि इनर प्लैनेट्स कौन से हैं, आउटर प्लैनेट्स कौन से। कभी कभी तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी आ जाता है, नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी, ठीक है ना। तो अब प्लूटो हमारा प्लैनेट नहीं रहा है, ठीक है ना, तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा प्लैनेट अब इंडिया का नहीं, वर्ल्ड अब अर्थ का नहीं रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में से कुछ आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ बड़े इजी भी मिलेंगे, कुछ बड़े टफ भी मिलेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में से, ठीक है। बाय एंड लार्ज जो आपने 7th 8th 9th में पढ़ा है वही यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको मिलेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको टफ ऐसे मिलेंगे कि जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, ठीक है, उसको आपकी क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा डिफरेंट लग सकती है। इग्नियस रॉक्स की एग्जांपल, सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल, मेटामॉर्फिक रॉक्स की एग्जांपल्स, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं, इनको क्रैम करना पड़ता है, ठीक है। अगर बात करें इंडियन ज्योग्राफी की तो इंडियन ज्योग्राफी में से क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे आपने रिवर सिस्टम के ऊपर काफ़ी ध्यान देना है। रिवर सिस्टम, ठीक है, इंडिया का गंगा, यमुना, ठीक है, उसकी रिवर्स की ट्राइब्यूटरीज के ऊपर ध्यान देना है कि कौन कौन से रिवर की कौन कौन सी ट्राइब्यूटरी है। देन आपने माउंटेन्स के ऊपर ध्यान देना है कि माउंटेन रेंजेस इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। ओल्ड माउंटेन्स कौन से हैं, यंग माउंटेन्स। आपको हिमालय जो है ये यंग माउंटेन्स है और डेक्कन प्लेट्यू में हमारे ओल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो अरावली रेंज कहाँ पे है, ठीक है, राजस्थान में है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे इंडियन ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे, ठीक है। देन आपको ये पूछ सकता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ इंडिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में कहाँ पर है और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सबसे पॉपुलर जो एनिमल या बर्ड है वो कौन सा है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह की क्वेश्चंस आपने करने हैं। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है ना, गिर नेशनल फॉरेस्ट कहाँ पर है, ठीक है ना। तो काजीरंगा का कौन सा एनिमल फेवरेट है, बड़ा मशहूर है, और गिर नेशनल पार्क का कौन सा है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर इंडिया की बात करें वो भी 100 से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसके एनिमल्स याद करने वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है और उनकी लोकेशन याद करनी वो भी। नॉर्थ ईस्ट में बड़े सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाली भी आपने सारी की सारी करनी है, ठीक है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको मानसून के ऊपर भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। देन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स जो कि हमारे डेक्कन प्लेट्यू में है, एक साइड वेस्टर्न घाट्स एक साइड ईस्टर्न घाट, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। दोनों वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में क्या डिफरेंस है, डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का उसकी क्या महत्वता है, ठीक है ना। आपने इंडियन डेजर्ट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। इंडियन का जो फॉरेस्ट है, हर फॉरेस्ट की एक स्पेशल कुछ एक ब्रीड होती है, एक हर स्पेशल की एक हर फॉरेस्ट हर
कोई एक पर्टिकुलर ट्री कहाँ पाया जाता है, सुंदरी ट्री कहाँ आपको मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो इंडियन ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग सेक्शन भी है और लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसके बहुत टफ होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो कुछ इजी भी होते हैं और कुछ टफ भी होते हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी में आपको क्रैमिंग काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। एक चीज़ है ज्योग्राफी में पढ़ने का बहुत मज़ा आता है, ठीक है, हमेशा जब भी आप कभी बोर हो रहे हो तो ज्योग्राफी की बुक पकड़ के बैठो, आप कभी बोर नहीं होगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं हम, पॉलिटी। पॉलिटी एवरग्रीन सेक्शन है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको पॉलिटी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिटी के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ये नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स ही हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही हैं या प्रियम्बल ही है, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, किसने बनाया था, ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, कौन सी कमेटी का कौन प्रेसिडेंट रहा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसी चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। देन प्रियम्बल में से काफ़ी क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, जो पहले 2-3 चैप्टर है ना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारी पॉलिटी की, जन 1773 के एक्ट से स्टार्ट हो जाती है, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, उसके ऊपर भी आपको 2-3 क्वेश्चन प्रीलिम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले 4-5 चैप्टर्स ही जो आपके पॉलिटी के हैं वहीं से ही आपको एक मेरे ख्याल से 5-6 क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चल देंगे जब हम, तो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तीनों चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट और टेक्निकल है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इजी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट टेक्निकल है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन है, उल्टा यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी और प्री में भी, ठीक है। अगर हम मेंस की बात करें तो अगर हम देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स, आपको पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, जबकि और जो चैप्टर्स हैं जिसकी मैं बात अभी आगे करने वाला हूँ उनके ज़्यादा मिलेंगे। जब हम फंडामेंटल राइट से आगे आ जाते हैं तो पार्लियामेंट में ऐसा चैप्टर है पार्लियामेंट जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी में मिलते हैं, जैसे इसमें लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ये सारा कुछ आ जाता है, लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे पार्लियामेंट में मिल जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट की पावर्स, यहाँ पे भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, ठीक है ना। तो इसकी भी बड़ी सारी इंपॉर्टेंस है प्रेसिडेंट की भी। देन वाइस प्रेसिडेंट, देन स्पीकर जो कि पार्लियामेंट में ही आ जाएगा, स्पीकर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है ना, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसके ऊपर भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब हम आगे चलते हैं तो पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हमने देख लिया। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। यूपीएससी के पेपर्स में अगर आप देखोगे तो जुडिशरी के ऊपर भी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कुछ केसेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। केशवनंदा भारती का केस क्या था, उसके अंदर क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर फीचर वहीं से आया, ठीक है। जब हम आगे चलेंगे तो काफ़ी सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है, जिसमें CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है, उसके बाद आपका फाइनेंस कमीशन, इस तरह की बॉडीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। वो सारी की सारी बॉडीज़ आपने इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, ये सारी की सारी आपने करनी है, इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हम आगे जाके देखेंगे कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसका आर्टिकल भी पता होना चाहिए, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है वो स्टैट्यूटरी है या कोई और बॉडी है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, ठीक है ना, जो वो मैं बताऊँगा बाद में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पॉलिटी में से मिलेंगे। पॉलिटी इसमें से भी आपको कोई 15 to 20 क्वेश्चन आपको आराम से पॉलिटी में से हर साल आते हैं, ठीक है। अगर 20 नहीं आए तो 18 तो आते हैं, ठीक है। और इसको ग्रैस्प करना ना तो बहुत इजी है, ना तो बहुत टफ है। ये एक मीडियम लेवल का एक सब्जेक्ट है। जैसे ज्योग्राफी में से कुछ क्वेश्चन बड़े इजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन बड़े टफ रहते हैं ना। यहाँ पॉलिटी में ना तो आपको इजी मिलेंगे ना टफ मिलेंगे, एक मीडियम लेवल के क्वेश्चन आपको पॉलिटी में मिलते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि हमने मॉडर्न इंडिया में से 15 क्वेश्चंस देख लिए, आते हैं नॉर्मली हर साल एवरेज, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में से भी आपको 15 क्वेश्चंस मैंने बोले हो गए 30 क्वेश्चंस, और
15 क्वेश्चन आप पॉलिटी में से लगाओ तो 45 क्वेश्चन हमारे ये 3 सब्जेक्ट्स में से हो जाते हैं। अगर आपने अच्छे से किए हो तो ये सारे के सारे ठीक हो सकते हैं, 45 में से 40 तो ठीक होने चाहिए। फिर हम आ जाते हैं इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी टेक्निकल सब्जेक्ट है, कुछ लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता, कुछ लोगों को बड़ा अच्छे से समझ आता है, ठीक है। तो इकोनॉमी, बेसिकली इकोनॉमी जो होती है ये 2 तरह की होती है, मैक्रो एंड माइक्रो। यहाँ पे इंडियन जनरल स्टडीज़ के अंदर आपको सिर्फ मैक्रो इकोनॉमी आएगी, माइक्रो नहीं आएगी, राइट। तो आपको सिर्फ जो है वो मैक्रो इकोनॉमी आएगी, माइक्रो आपने नहीं करनी है, ठीक है। माइक्रो कौन सी होती है, डिमांड एंड सप्लाई की कर्व है, वो कर्व बनाओ, ठीक है, वो कर्व किसने दी थी, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन जो है वो माइक्रो में आते हैं। मैक्रो में मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, फिजिकल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मैक्रो में मिलते हैं और यही हमारे यहाँ पर आती है, ठीक है। इकोनॉमी अगर हम कहें तो कुछ टॉपिक्स इसमें बहुत टेक्निकल हैं, जैसे जीडीपी हो गया, एनपीपी हो गया, ठीक है। देन इस तरह के कुछ टॉपिक्स हमारे काफ़ी टफ हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स बड़े इजी हैं, जैसे बैंकिंग के क्वेश्चंस इजी रहते हैं, आरबीआई वगैरह के, कौन सा बैंक कब नेशनलाइज हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब हुई, ठीक है, इंडिया में टोटल कितने बैंक्स हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर में हैं, कितने अपने पब्लिक सेक्टर में हैं, शेयर मार्केट क्या है, बुल क्या है, ठीक है ना। तो इस बुल ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, TRAI क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इकोनॉमी में मिल जाएंगे। इकोनॉमी अगर हम देखें तो पॉलिटी से थोड़ा ज़्यादा टफ है, पॉलिटी से थोड़ा ज़्यादा टफ है। यहाँ पे भी आपको 15 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे इकोनॉमी में। तो हमने 45 पहले लगाए थे, तो 45 और 15 हम प्लस करें तो 60 क्वेश्चंस आपको अभी तक हो गए। करंट इवेंट्स की बात करें तो करंट इवेंट्स एक ऐसा है कि करंट इवेंट्स में कभी क्वेश्चंस कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं। अभी पीछे एक बारी ऐसे हुआ कि एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स में से नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि 20 क्वेश्चन करंट इवेंट्स में से आ गए। तो जिन्होंने सोचा था कि इस बारी भी नहीं आएंगे, उनके 20 क्वेश्चन गए। तो करंट इवेंट्स को छोड़ा नहीं जा सकता, करना पड़ेगा। 1 साल का आपको करंट अफेयर्स एटलीस्ट आपका तैयार होना चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए। और करंट इवेंट्स में से सारे टॉपिक्स तो बंदा कर नहीं सकता, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो करंट इवेंट्स में से करने होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम करंट इवेंट्स स्टार्ट करेंगे।